हेलो दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और घर पर आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज देखते हैं, हम सभी लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने वाले हैं कि जो हमने पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसों का यूज होता था उनको हमने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप एक साथ में पढ़ेंगे तो आप खिचड़ी कर देंगे। उसे उसे हम खिचड़ी ना होने के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बाद में पढ़ेंगे और बाई रूल हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो आप क्या कहेंगे, सर कल हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट। क्या पढ़ा था? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। यही तो हमने पढ़ा था। तो आप क्या कहेंगे? यस सर, बिल्कुल सही बात है, हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। अच्छा ठीक, तो हमने पूछ लिया, बताइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? क्या पूछा? हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करते हैं, ये हमने पूछा। तो आपने क्या कहा, सर इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं विल या शैल के बाद में। क्या? विल या शैल के बाद में हम क्या यूज करते हैं? हैव बीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल या शैल के बाद में हैव बीन, यानी कि विल शैल के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा ये तो बता दिया, अब बताइए पहचान कैसे करते हैं। क्या पूछा? हमने पूछा पहचान कैसे करते हैं। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर जिस वाक्य के अंत में क्या दिया हो, रहा रही रहे, क्या दिया हो? रहा रही और रहे दिया हो, और इसके बाद में क्या दिया हो? होगा होगी होगे, होगा होगी और होंगे। या फिर अथवा करके क्या दिया हो, अथवा इन्हीं वर्ड में, इन्हीं शब्दों में क्या दिया हो? गा गी गे लगा हो। क्या हो? गा गी गे लगा हो। तो हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ वाक्य किसका है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। इसी के साथ में क्या दिया हो, अगर टाइम लिमिट दी हो, समय सीमा दिया हो। क्या दिया हो? टाइम लिमिट दी हो, समय सीमा दी हो। क्या दी हो? समय सीमा। तो हम क्या कहेंगे कि समय सीमा के साथ में वाक्य के अंत में क्या दिया हो? रहा रही रहे और होगा होगी होंगे दिया हो। तो हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, इतना पहचान लेंगे, आपने बता दिया। तो हमने क्या पूछा, अब हमने कहा कि अब ये बता दीजिए कि विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं और शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो आपने कहा कि सर शैल का प्रयोग हम करते हैं आई एंड वी कर्ता के साथ। किसके? आई एंड वी कर्ता के साथ हम करेंगे। तो क्या करेंगे? शैल हैव बीन करेंगे। क्या करेंगे? शैल हैव बीन करेंगे। ठीक है, हमने पूछा विल के साथ, विल किसके साथ में करते हैं। तो आपने क्या कहा, सर आई वी के अतिरिक्त जो भी करता है, आई वी के अतिरिक्त कर्ता के साथ। ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं यू है, दे है, ही है, सी है, किसी पर्सन का नेम है, देयर है, दिस है। ठीक, ये वर्ड क्या है? ये वर्ड आपके आई वी के अतिरिक्त करता है। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हमने कहा, क्या कहा? अब हमने कहा कि अगर वाक्य में भावनाएं दी हो, जैसे कि आदेश दिया जा रहा हो, धमकी दी जा रही हो, या फिर अनिवार्यता हो कि अगर तुम नहीं करोगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, अनिवार्यता हो, तो शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? एंड विल का प्रयोग करेंगे। तब हम विल का प्रयोग करते हैं आई एंड वी के साथ जब भावनाएं दी होंगी, और शैल का प्रयोग करते हैं आई वी के अतिरिक्त कर्ता के साथ। मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं जब भावनाएं होंगी। ठीक, इतना समझ में आ गया? आपने कहा ठीक है, समझ में सर आ गया। फिर हमने पढ़ा था इनके टाइप, चार टाइप हर टेंस के हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे हमने। इनके हमने रूल पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा था? इनके बारे में रूल
को कैसे हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो रोल हमने पढ़े थे। इतना आप सभी लोगों को हमने बताया था। और आई हो मतलब हम आशा भी करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अपनी नहीं करेंगे और मेहनत से अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके माँ और बाप जो होते हैं वो भी भेदभाव कर देते हैं। दुनिया में चाहे जो पर्सन हो वो तो भेदभाव करता ही करता है, लेकिन आपके माँ बाप भी कर देते हैं। इस पे लाइनें हैं कि कोई काम नहीं आएगा बाबू, अगर तुम सही से पढ़ाई नहीं करोगे ना तो कोई काम नहीं आएगा। आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है ना, वो भी एक समय आने पर भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? अगर आप दो भाई हो और एक की नौकरी लग गई हो और एक की नौकरी ना लगी हो, आपकी ना लगी हो, आप तुरंत देखिए आपकी माँ जो आपको जन्म देती है वही भेदभाव कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेहनत से आप पढ़ाई करिए, मेहनत के साथ अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना तो आपको सफलता मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। अब हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पढ़ लिया, अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस था और फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, इनमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज पढ़ेंगे। ठीक, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, इसे इरेज करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ रहे होंगे क्लासों को, और अगर क्लास समझ में आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और साथ में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्या पढ़ना है आज? हम लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले तो जानेंगे होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले क्या जानेंगे? होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें दो घटनाएं घट रही होंगी। क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा वाक्य होता है कि इसमें दो घटनाएं घटित होती। कितनी? तो हमने कहा दो। कहा कैसे? तो एक घटना के घटित होने के तुरंत बाद दूसरी घटना शुरू हो जाती है। क्या बताया हमने? बताया कि इसमें दो घटनाएं घटित होती हैं और दोनों घटनाएं कैसे? पहली घटना जैसे ही घटित हो चुकी होगी दूसरी घटना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको समझ में आया? मतलब हमने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले, हमने एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो गई। मरीज की मृत्यु हो गई, ये हमने आप सभी लोगों को बताया। एग्जाम्पल कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो गई। डॉक्टर देखिए आ भी रहा है और मरीज की मृत्यु भी हुई है। तो घटना कौन सी घटित हुई? घटना पहले घटित हुई, ये मरीज की मृत्यु हो गई। सबसे पहले ये काम हुआ ना, कौन सा काम हुआ? ये मरीज की मृत्यु हो गई, उसके बाद डॉक्टर आया। तभी तो कहा गया है कि मरीज की मृत्यु हो गई डॉक्टर के आने से पहले। तो ये जो घटना है ये घटना पहली है। ये घटना कौन सी है? ये घटना पहली है। लेकिन कौन सी पहली? ये काम जो हो रहा है वो पहले हो रहा है। क्या हो रहा है? ये काम पहले हो रहा है, यह घटना पहले घटित हो रही है। इतना समझ में आया? और ये घटना जस्ट इसके समाप्त होने के बाद स्टार्ट हो रही। कौन सी? डॉक्टर। मरीज पहले मर चुका होगा फिर डॉक्टर आता है। मरीज पहले मर चुका होता है फिर डॉक्टर आता है। तो क्या कितनी आप लोगों ने समझा? तो दो घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी? एक घटित हो जाती है और दूसरी शुरू हो जाती है। इतना समझ में आप सभी लोगों को आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर हम पूछ लें कि इसमें कितनी घटनाएं होती तो आप क्या कहेंगे? सर दो घटनाएं। कैसे? एक घटित होने के बाद दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सॉरी।
अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे यूज करते हैं। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं ये पढ़ेंगे। पास्ट यूजुअली अगर देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सिंपल सेंटेंस कम और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ज्यादा ट्रांसलेट करने को हम लोगों को दिया जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए पेपर में अगर आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ज्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही। और लोग क्या करते हैं, कुछ अध्यापक, कुछ क्या, सबको हम देखते हैं कि जितने भी अध्यापक पढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही एक साथ में ही पढ़ा देते हैं। हमने क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अलग कर लिया कि पहले आप सिंपल पास्ट पढ़ लीजिए, सिंपल सेंटेंस पढ़ लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, बाद में हम पढ़ाएंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज हम कैसे करते हैं। आपको हमने बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे कहते हैं, इसमें दो घटनाएं होती हैं, एक के घटित होने के तुरंत बाद दूसरी घटना स्टार्ट हो जाती है, ये हमने बताया। पढ़ते रहिएगा और जुड़े रहिए क्लास को समझने के लिए। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसका हम प्रयोग पढ़ेंगे किसमें, इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम प्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखिए तो इसका नियम क्या कहता है, क्या नियम क्या कहता है, तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस में नियम कहता है वो क्या कहता है, जो घटना पहले घटित होती है, क्या, जो घटना पहले घटित होती है, लिख लीजिए यहां पर फर्स्ट रूल, जो घटना पहले घटित होती है, पहले घटित होती है, उस सेंटेंस को किसमें बनाते हैं, तो उस सेंटेंस को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अर्थात कि देखा जाए तो उस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो क्या कहेंगे, उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, तथा जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसमें हम क्या लगाते हैं, उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कह दिया जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो इसका रूल क्या होता है, तो आप लोग सभी लोगों को पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही तो बताया था। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे जब भी होगा जो घटना बाद में घटित होती है, लिख लीजिए, तथा जो घटना बाद में घटित होती है, जो घटना बाद में घटित होती है उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इतना हमने बताया। क्या हमने बताया, हमने बताया कि दो घटनाएं घटित होती कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब हम पढ़ रहे हैं उसका पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो घटना पहले घटित होगी, जो घटना पहले घटित होगी उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो घटना बाद में घटित होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, अर्थात सिंपल पास्ट में बनाते हैं।
अगर हेल्पिंग वर्ब कहें तो हम क्या कहेंगे कि कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। इतना आप सभी लोगों को हमने बताया। अब आपने कहा सर इतना तो हमने समझ लिया, अब आप क्या करिए कि इसमें ये बताइए इसमें सेंटेंसेस जुड़े कैसे होते हैं। तो कुछ वाक्य होते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में क्या लगता है, एक तो पश्चात वर्ड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पश्चात। पूर्व मिल जाता है, बाद मिलता है और पहले मिलता है। क्या मिलता है? पहले। ये वर्ड आपको देखने को वाक्यों में मिलते होंगे। अर्थात कैसे? अभी हमने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो गई थी। मरीज की मृत्यु हो गई थी। अब हमने क्या कहा? अब हम कह रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पूर्व, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज की मृत्यु हो गई। पूर्व और पहले का मतलब एक ही होता है। पूर्व और पहले का मतलब एक होता है और पश्चात और बाद का मतलब एक होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना समझ में आ गया? तो आपने क्या कहा? ठीक है सर, इतना हमारे समझ में आ गया, इतना समझ चुके हैं अब आप। अब हमने क्या कहा? अब हमने कहा रूल आप लिख लीजिए। सिंपल रूल जो होता है वो रूल सबसे पहले आप लिख लीजिए। क्या कहा? हमने कहा सिंपल वाला रूल आप लिख लीजिए। इतना इरेज कर दें? आपने कहा बिल्कुल सर हमने नोट कर लिया, आप इरेज कर दीजिए। इतना हमने इरेज कर दिया। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब हम बिफोर का यूज करते हैं, यानी वाक्य में दिया हो पहले, क्या दिया हो? वाक्य में पहले दिया हो। वाक्य में देखने को मिल जाए बिफोर, लिखते रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। बिफोर इस वर्ड के साथ में किसको हम लगाते हैं? इसके लिए पूर्व के लिए लगाते हैं और पहले के लिए लगाते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? बिफोर है। क्या है? पहले दिया हो या फिर बिफोर दिया हो। क्या दिया हो? या फिर बिफोर दिया हो। पहले हो या फिर पूर्व हो तो हम क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? जैसे किसी भी सेंटेंस में मिल गया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, या फिर कह दीजिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। अक्सर होता है चोर भाग जाते हैं, पुलिस बाद में आती है। तो हमने क्या कहा? हमने एक सेंटेंस दिया कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, चोर भाग गए थे या फिर भाग चुके थे। अब आपने कहा इसमें तो पहले आया, अब हम दूसरा वाक्य देते हैं, पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे। पूर्व भी आ गया, मतलब पूर्व हो या पहले हो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे? बिफोर वर्ड ही यूज करेंगे। पहले वर्ड आया हो या फिर पूर्व वर्ड आया हो, कोई भी शब्द हो, पूर्व हो या पहले, कौन सा वर्ड? बिफोर वर्ड ही यूज करेंगे। इतना आप सभी लोगों को पता चल गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है कि पहले वाले वाक्य में, किसमें? इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या क्या करते हैं? रूल लिखिएगा। इसका रूल क्या कहता है? तो इसका रूल कहता है कि सबसे पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट आप लिखेंगे कौन सा? वो पता है, जो घटना सबसे पहले घटित होगी वो सेंटेंस सबसे पहले बनेगा। इतना समझ में आना चाहिए। जो घटना सबसे पहले घटित होगी उसी घटना को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, उसी घटना के सब्जेक्ट को हम लिखे, सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं हेड। क्या लिखते हैं? हेड। हेड के बाद तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया? हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेड, और हेड के बाद हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इतना तो पता है। अब हम क्या करते हैं? अब हमने लगाया बिफोर। क्या लगाया? अब हमने लगाया बिफोर। किसके लिए? तो इस वर्ड के लिए, इन वर्णों के लिए हमने क्या लगाया? बिफोर शब्द लगाया। बिफोर। यह समझ में आ गया? बिफोर।
अब हम क्या करते हैं, अब हमने कहा था जो घटना बाद में घटित होती है, जो घटना बाद में घटित होती है उसको हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसको हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी, सेकंड फॉर्म। फिर क्या यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है, किसको, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये रूल आपको समझ में आया, क्या कहता है, ये रूल कहता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के साथ समझते चलिए आप लोग। एग्जाम्पल है डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। हमने क्या कहा, एक एग्जाम्पल दिया, और क्या, डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। मतलब अगर हम इसमें देखें तो घटना कौन सी पहले घटित हो रही, तो आपने कहा सर मरीज की मृत्यु ये पहले घटित हो रही है और इसके जस्ट बाद ये स्टार्ट हो रहा है। इतना आप सभी लोगों को पता चल गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो घटना पहले घटित होगी, अर्थात तो मरीज की मृत्यु पहले हो रही, बाद में डॉक्टर आ रहा, इतना तो पता चल गया। तो जब मरीज की मृत्यु पहले हो रही है तो हम इस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करेंगे, कौन से, मरीज की मृत्यु पहले हो चुकी थी। इसको क्या करेंगे, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे और इसको बाद में, किसके, बी फॉर के बाद में हम इसको यूज करेंगे। इतना पता चला। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मरीज है, तो इस क्या हो जाएगा, द पेशेंट, द पेशेंट। द पेशेंट। अब हम क्या यूज करेंगे, अब हमने कहा सब्जेक्ट के बाद में हैड का प्रयोग करेंगे, किसका, हैड। तो हैड हमने लगाया, क्या लगाया, द पेशेंट हैड। फिर मृत्यु हो चुकी थी, तो डेथ, क्या हो जाएगा, डेथ। और डेथ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डेड। द पेशेंट हैड डेड। डेड के बाद में हमने क्या कहा, बिफोर लगाते हैं। क्या कहा, हमने कहा कि बिफोर का यूज हम करते हैं, किसका यूज, बिफोर। बिफोर के बाद में हम किसका यूज करेंगे, बिफोर के बाद में हमने कहा कि बिफोर के बाद में हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इस वाले सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, किसको, इस वाले सेंटेंस को अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तो डॉक्टर। तो आपने कहा वी फॉर डॉक्टर, क्या कहा, वी फॉर डॉक्टर, आर कर दीजिए, डी आर। हमने क्या कहा, बी फॉर डॉक्टर के आने से पहले, तो बी फॉर डॉक्टर केम, बी फॉर डॉक्टर कम की सेकंड फॉर्म क्या होती, तो आपने कहा केम। तो डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डेड, क्या हो जाएगा, बिफोर डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डेड, मतलब पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हमने क्या कहा, पहले वाला तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे, अब हम बता रहे हैं बाद के लिए, जो बाद वाला है उसके लिए। इतना आप नोट कर लीजिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे इरेज करने के बाद अगला टाइप पढ़ा रहे हैं, अगला रूल। फर्स्ट रूल तो समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया हो। सेकंड रूल समझिए, ये फर्स्ट रूल था, और सेकंड रूल समझिए। सेकंड रूल होता है आफ्टर, मतलब बाद या पश्चात। बाद या पश्चात, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं। इतना बताया। सेंटेंस कैसे आएगा कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट सही हो गया, मरीज ठीक हो गया। क्या हो गया, डॉक्टर के आने के पश्चात मरीज ठीक हो गया। ये हमने एक एग्जांपल दिया। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले घटित कौन सी क्रिया हुई, तो डॉक्टर पहले आया और मरीज बाद में
ठीक हुआ। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो क्रिया घटित होगी उस क्रिया को हम किसमें, उस क्रिया को हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए रूल, रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करिए। किसका, सब्जेक्ट के बाद में आप यूज करिए हैड, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर लीजिए। फिर हमने कहा, तो फिर हमने क्या कहा, फिर आप करिए आफ्टर का यूज। किसका, आफ्टर का यूज करिए। इतना समझ में आया। आफ्टर के बाद में आप किसका यूज करेंगे, तो आफ्टर के बाद में जो घटना बाद में स्टार्ट हुई तो उसमें उस घटना के सब्जेक्ट को लिखिए, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए, और फिर क्या लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इतना हमने बताया। ये रूल होता है आफ्टर वाले का, कि मतलब जब वर्ड में हम आफ्टर का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमने कहा। इसमें हम कैसे करेंगे, क्या बताया, जैसे मरीज ठीक हो गया डॉक्टर के आने के बाद, तो क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये रूल सही है, क्या ये रूल सही है। बिफोर की जगह पे हमने केवल आफ्टर का यूज किया है, बताइए, हमने बिफोर की जगह पे केवल आफ्टर का यूज किया है, क्या ये सही है। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं सही है। आप सही मान रहे हो लेकिन हम इसको सही बिल्कुल नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे हैं अभी हम बताएंगे आप सभी लोगों को। इसको हम सही बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसका यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इतना आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर के बाद में हम अब यहां पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे यहां पर, अब यहां पर हम यूज करेंगे किसको, यहां पर यूज करेंगे हैड, और हैड के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल अपोजिट है ऊपर वाले, ऊपर वाले के बिल्कुल अपोजिट सेंटेंस है। इतना रूल है, बिल्कुल ध्यान रखना। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है बिफोर का जब यूज करेंगे तो बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बिफोर के बाद में सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्टली हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। लेकिन आफ्टर का रूल जो कहता है वो कहता है सब्जेक्ट के आफ्टर के पहले, जहां पर हम आफ्टर लगाएंगे तो आफ्टर के पहले सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। इतना हमने बताया। क्या बताया, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, जो घटना बाद में घटित हो रही है उसको पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आफ्टर लगाने के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। क्या बताया, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब कैसे सेंटेंस का यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल आप लोगों के पास में है, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आ गया था। एग्जांपल लिखिए, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आ गया था। ये हमने एक एग्जांपल दिया। क्या दिया, कि तुम्हारे आने के बाद मदन यहां आ गया था। कि तुम जब आए, घटित कौन सी क्रिया हो रही है, सबसे पहले कौन सी घटित हो रही है, तो आपने कहा तुम्हारे जाने के बाद। ये क्रिया पहले घटित हो रही, तुम पहले गए और मदन बाद में आया। तो जो पहले, ये सेंटेंस सेम उसी टाइप बनता है। ये घटना पहले घटित हुई, ये बाद में घटित हुई, यही तो बाद में घटित हुई। लेकिन बनेगा कौन सा सेंटेंस, तो हमने कहा बाद के लिए आप बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अर्थात जो क्रिया बाद में घटित हो रही है उसको आप पहले ट्रांसलेट कर लीजिए। किसको, बाद में कौन सी घटित हो रही, तो हमने कहा मदन यहां गया, मतलब मदन यहां गया था नहीं होगा, आ गया था। मदन यहां आ गया था।
ये सेंटेंस था हमारा, हमने क्या कहा था, मदन यहां आ गया था। अब आप बताइए सबसे पहले घटित कौन सी हो रही, तो तुम्हारे जाने के बाद, मतलब तुम पहले चले गए, ये घटना सबसे पहले घटित हो रही। यहां आ गया था कौन, मदन यहां आ गया था, ये बाद में। तो इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, किसको, मदन यहां आ गया था। ट्रांसलेट करिए, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मदन को ट्रांसलेट करिए। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस, तो मदन क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन है, आना। आना क्या है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। और कम की सेकंड फॉर्म, तो आप कहेंगे सर केम। तो मदन केम, और फिर कहां, यहां। तो मदन केम हेयर आफ्टर, क्या होगा, आफ्टर। अब हम क्या लिखेंगे, तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर यू गो। क्या लिखेंगे, यू गो, नहीं, क्या होगा, यू हैड गो। क्या होगा, यू हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो रूल कहता है, रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये होगा किसका, तो ये होगा जो क्रिया बाद में घटित, सॉरी, बाद में घटित हो रही है, उस सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं। यही तो हमने इसमें बताया था, जो क्रिया बाद में घटित हो रही है उसको हम पहले बनाते हैं। तो मदन यहां आ गया था, ये पहली हुई। तो मदन केम हेयर, और आफ्टर बाद में, तुम्हारे जाने के बाद, यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहां आ गया था। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बता दिया। अब हम चलेंगे कि इसके तो हमने पढ़ लिए। थर्ड रूल व्हेन वाला यू पढ़ लीजिए, एक रूल किसका, व्हेन वाला पढ़ लीजिए। व्हेन का रूल क्या कहता है, व्हेन के साथ में आप देन का प्रयोग करते हैं, किसका, व्हेन के साथ में आप देन का प्रयोग करते हैं। इतना आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कब, कैसे, जब हम बाहर गए थे, जब हम बाहर गए थे तब बारिश हुई, या तब तक बारिश हुई। जब हम बाहर आए तब तक बारिश हुई, या तब बारिश हुई। ये हमने क्या कहा, ये हमने एक वाक्य दिया। सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो आपने कहा व्हेन, बाहर कौन गया था, वी। व्हेन वी केम आउट, जब तक हम बाहर गए थे। व्हेन केम आउट, देन, या द, कामा का यूज कर लीजिए, तो आप द कहिए, द रेन हैड स्टॉप्ड, रुक गई थी, तब तक बारिश रुक गई थी। या अगर बारिश हुई थी तो द रेन स्टार्ट। इतना समझ में आया, व्हेन वाला हो गया। अब हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो रूल होता है वो कैसे बनाते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी घटनाएं होती हैं, तो हमने कहा दो घटनाएं होती हैं। कितनी होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो घटनाएं होती हैं। एक घटना के घटित होने के तुरंत बाद दूसरी घटना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ये हमने बताया, आपने पढ़ लिया। आपने कहा ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, आप रूल बता दीजिए। तो हमने क्या बताया, कि हमने बताया कि यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं, वो हमने बताया। क्या बताया, हमने बताया जब हम वाक्य में देखेंगे पूर्व या पहले, क्या देखेंगे, पूर्व या पहले देखेंगे, तो बिफोर, पूर्व या पहले के लिए किसका यूज करेंगे, बिफोर का। लेकिन बिफोर के जब हम यूज करेंगे तब रूल क्या कहता है, तब रूल कहता है कि जो काम पहले घटित हुआ हो, जो काम पहले घटित हुआ हो उसको आप ट्रांसलेट करिए, और क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप बिफोर लगाइए, और बिफोर के बाद क्या लगाइए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। इतना समझ गए। फिर हमने बताया कि जिस वाक्य में आपको बाद या पश्चात शब्द देखने को मिल जाए तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल कहता है जो सेंटेंस बाद में, जो घटना बाद में घटित हुई है उस घटना को आप पहले ट्रांसलेट करिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, और आफ्टर का यूज करने के बाद जो घटना पहले घटित हुई थी उसको आप ट्रांसलेट करिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इतना आई होप, आशा करते हैं कि इतना सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो सभी लोग लाइक करते रहिए क्लास को और कमेंट करके बताते रहिए। कहीं भी अगर हम कोशिश हम करते हैं कि सूत्र को गलत लिख दे, और कहीं कहीं लिखते भी हैं, कहीं कहीं लिखते भी हैं। क्यों? क्योंकि हम भी देखते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम गलत लिखते हैं। इतना हमने बताया। आशा करते हैं सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन फ्यूचर सेंटेंसेस। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था, अगर हम पूछ लें आपसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हमने यहां पर क्या देखा? हमने यहां पर देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं और पहचानते कैसे हैं? पहचान, ये आप लोगों को बताना है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? तो हमने बताया विल शैल के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। किसके साथ में? विल शैल के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। पहचान कैसे करते हैं? तो चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, इसके बाद में क्या होता है? होगा होगी होंगे। यही बताया, होगा होगी होंगे। अथवा लास्ट में, अथवा इन्हीं शब्दों में क्या देखने को मिल जाए? गा गी गे, गा गी गे इत्यादि अगर देखने को मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, और ट्रांसलेट करने के टाइम पर हेल्पिंग वर्ब हम विल शैल के बाद में किसका? हैव का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो आपने कहा शैल का प्रयोग हम आई वी के साथ, और विल का प्रयोग आई वी के अतिरिक्त अन्य कर्ताओं के साथ। ठीक है, अगर उसमें अनिवार्यता हो, आदेश हो, धमकी हो, बाध्यता हो, तो हम विल का प्रयोग करते हैं आई वी के साथ, और शैल का प्रयोग करते हैं आई वी के अतिरिक्त अन्य कर्ताओं के साथ में। आई होप इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, इतना पता है। क्लास को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना हमने आप लोगों को बताया। अब हम क्या देख रहे हैं? यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमने आप लोगों को बताया कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें कितनी घटनाएं होती? तो आपने कहा सर इसमें 2 घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं होती हैं? तो आपने कहा सर 2। कैसे? एक घटना के घटित होने के बाद, एक घटना के घटित होने के बाद, एक घटना के घटित होने के बाद, तुरंत बाद, दूसरी घटना प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो
जाती है। इतना हमने बताया। क्या बताया कि एक घटना के घटित होने के तुरंत बाद दूसरी घटना प्रारंभ हो जाती है। ये किसकी पहचान? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान। अगर ये दोनों इस सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अर्थात हम कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है मैक्सिमम इसका यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। किसका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। इतना पता चल गया। इरेज करते हैं ये। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बिफोर वाले नियम कि हम बिफोर को एंड बिफोर एंड आफ्टर को कैसे हम यूज करते हैं, वो नियम हम पहले सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? बिफोर का यूज कैसे करते हैं एंड आफ्टर का यूज हम कैसे करते हैं। देख लीजिए, अगर वाक्य में क्या दिया है? अगर वाक्य में बिफोर दिया हो, क्या दिया हो? बिफोर, यानी पहले एंड पूर्व। वाक्य आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, उसके लिए हम पहले या पूर्व होगा तो हम क्या यूज करेंगे? बिफोर। अगर हम बिफोर का यूज करते हैं, किसका? बिफोर का, तो ध्यान दीजिए वाक्य में जो घटना पहले घटित होती है उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। बिफोर, जब वाक्य में पहले या पूर्व दिया होगा तब देखेंगे जो घटना पहले घटित हो चुकी है, जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। रूल क्या कहता है? तब रूल हमारा कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो घटना सबसे पहले घटित होती है तो उसका लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, प्लस में क्या यूज करते हैं? तो हम कहेंगे प्लस में विल या शैल। क्या? विल या शैल के बाद में हैव का प्रयोग करते हैं। किसका? विल या शैल के बाद में किसका प्रयोग करते हैं? तो आपने कहा सर हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, इसके साथ में तो आपने कहा सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी? तो आपने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में तो आपने क्या कहा सर? इसके बाद में तो हम बिफोर का यूज करते हैं, प्लस बिफोर के बाद में तो हमने कहा अब हम यूज करेंगे जो घटना बाद में घटित हो रही है। हमने क्या कहा? जो घटना पहले घटित हो रही है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, और जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले घटित जिसमें होगी उसका कर्ता और उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे? विल या शैल के साथ में हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे? बिफोर। बिफोर के बाद में हमने फिर से कहा कि हम क्या लिखते हैं? जो घटना बाद में घटित होती है उसका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की क्या? अब हम इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे बताइए? तो हमने कहा इसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लिख लेना ऊंचे, यहां पर लिख लेना, जो घटना पहले घटित होती है, पहले घटित होती है उसको किसमें हम ट्रांसलेट करते हैं? उसको पास्ट पर सॉरी उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस, किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो घटना बाद में, जो घटना बाद में घटित होती है उसको किसमें ट्रांसलेट करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसमें? प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? हमने कहा जो घटना पहले घटित होती है उसको हमने बताया कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। फिर हमने क्या कहा, जो घटना बाद में घटित होती है उसको हम किस में ट्रांसलेट करते हैं? तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसमें? तो उसको हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेट करते हैं। ये तो पता चल गया। तो अब बताइए, इतना सेंटेंस तो बन गया। बिफोर के बाद में जो घटना बाद में घटित हो रही, जो घटना बाद में घटित हो रही उसका रूल बताइए। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की क्या? मेन वर्ब की सिंपल पास्ट में आप करेंगे, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में आप करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखिए और सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, एस या ई एस प्लस क्या लिख दीजिए? ऑब्जेक्ट। यही तो रूल कहता है। सब्जेक्ट लिख दिए और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और प्लस क्या लिख दीजिए? प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। इतना समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या देखिए? एग्जाम्पल, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आप सभी लोगों के समझ में नहीं आने वाला है। लिखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिखिए कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके थे। पुलिस के, एग्जाम्पल क्या है? पुलिस के वहां पहुंचने से पहले, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। ये हमने सेंटेंस आप लोगों को दिया। हमने क्या कहा? हमने कहा कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। भागा कौन? चोर। और किसके पहुंचने से पहले? तो पुलिस। घटना कौन सी पहले घटित हुई? तो आपने कहा चोर भाग चुके थे। ये घटना पहले घटित हुई। क्या? चोर पहले भाग चुके थे, ये घटना पहले घटित हुई। तो हमने क्या कहा? हमने कहा आप ट्रांसलेट करिए इस सेंटेंस को। चोर तो थीव्स, क्या होता है? द थीव्स। ये हमने कहा द थीव्स। अब हमने क्या कहा? हमने सूत्र बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल लगाएंगे जो घटना पहले घटित होगी। तो थीव्स के बाद विल लगेगा या सेल? तो आपने कहा सर विल लगेगा। क्या लगेगा? तो आपने कहा सर विल लगेगा। द थीव्स, थीव्स के बाद विल, और विल के साथ में क्या लगता है? तो हमने कहा सर हैव लगता है। क्या लगता है? विल हैव। हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। भागना की मीनिंग आप बताइए क्या होती है? तो रन अवे हो जाएगी। रन, रन, रैन, रन होता है। क्या होता है? रन की थर्ड फॉर्म रन अवे। अब आप कहेंगे सर अवे क्यों लगा? तो अवे दूर के लिए लगा है। चोर कभी भी पास में नहीं भागते, रन अवे ही होगा। आप कभी भी भागेंगे तो रन अवे करेंगे, रन केवल नहीं करेंगे। रन अवे हो गया। फिर हमने कहा पहले वर्ड का ट्रांसलेट मतलब बी फॉर। क्या? बी फॉर, ये हमने बताया। अब हम क्या लिखेंगे? बी फॉर के बाद जो घटना बाद में घटित हुई है। तो पुलिस बाद में आए हैं, पुलिस वहां पर बाद में पहुंचे, पहले चोर भाग चुके थे। तो इसको आप ट्रांसलेट करिए। तो द पुलिस क्या हो जाएगा? द पुलिस, पुलिस बाद में पहुंची तो द पुलिस रीच हेयर। क्या हो जाएगा? रीच, रीच। ये इतना आपको पता है। अब हमने कहा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, रीच की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस। तो लगा दीजिए ई एस। क्या लगाया? ई एस, रीच
कहां पर, तो वहां। तो देयर होगा या हेयर होगा, तो आपने कहा सर देयर होगा। क्या होगा, देयर होगा। तो हमने ये देयर का यूज कर लिया। हमने क्या कहा कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे, तो द थीव्स विल हैव रन अवे, चोर भाग चुके थे बिफोर, पहले, द पुलिस रीच देयर, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले। इतना आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। आ गया, ठीक है। इसको आप इरेज करिए और नोट करिए, सॉरी। और हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आफ्टर का यूज कैसे करते हैं, अर्थात आफ्टर अगर आ जाएगा तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट रूल हमने बता दिया, सेकंड रूल है आफ्टर। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है आफ्टर। आफ्टर मतलब या तो इस वाक्य में क्या दिया होगा, बाद, और या फिर दिया होगा पश्चात। या तो वर्ड में दिया होगा बाद, और या तो वर्ड में दिया सॉरी, वाक्य में क्या दिया होगा, या तो वाक्य में दिया होगा बाद या पश्चात। ये दो वर्ड आपको दिए होंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे आफ्टर वाला सेंटेंस की आफ्टर का नियम क्या कहता है। आफ्टर का नियम क्या कहता है, रूल देखिए सबसे पहले। जो घटना बाद में घटित होगी, ध्यान दीजिए यहां पर, जो घटना बाद में घटित होती है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं बाद वाले में, और जो पहले घटित होती है उसको बाद में घटित करते हैं। इतना ध्यान रखना। कैसे इसका रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सॉरी आईएनजी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट में होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इसके बाद तो हमने कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद तो आपने क्या कहा, सर ऑब्जेक्ट के बाद तो हम आफ्टर का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर। आफ्टर के बाद में तो आपने कहा सर जो घटना पहले घटित हुई थी उसको बनाइए, तो सब्जेक्ट प्लस सॉरी, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, विल या शैल हैव के साथ प्लस क्या लगेगा, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है किसका, ये रूल होता है आफ्टर वाले सेंटेंस का। जिन वाक्यों में बाद या पश्चात शब्द दिख जाते हैं उसका रूल ये कहता है कि जो घटना बाद में घटित हो रही है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, और वो भी किसमें, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो घटना पहले घटित हो रही है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें, उसको ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इतना पता चल गया। आप लोगों के पास में एक वाक्य दिया गया है, क्या आप सभी लोगों के पास में एक वाक्य दिया गया है, कौन सा वाक्य है कि सूर्य निकलने से पहले हम सॉरी, सूर्य निकलने के बाद, लिखिए एग्जाम्पल, सूर्य निकलने के बाद हम विद्यालय जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। सूर्य निकलने के बाद हम विद्यालय जाएंगे। हमने ये सेंटेंस दिया, क्या दिया, सूर्य निकलने के बाद हम विद्यालय जाएंगे। ट्रांसलेट करिए तो हमने क्या कहा, इसमें दो घटनाएं घटित होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सूर्य निकल भी रहा है और हम विद्यालय जाएंगे भी। लेकिन घटना कौन से पहले घटित हुई, हम विद्यालय जाएंगे या फिर सूर्य निकलने के बाद, तो सूर्य पहले निकलता है बाद में हम विद्यालय जाते हैं। यही तो कह रहा है, सूर्य जब निकल जाएगा तब हम विद्यालय जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि जो घटना बाद में घटित हो रही उसको पहले आप ट्रांसलेट करिए। तो आप जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम की मीनिंग वी, और वी के साथ में हम यूज करते हैं शैल। क्या यूज करते हैं, शैल हैव। तो वी शैल हैव।
क्या हम यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो सेंटेंस, जो घटना बाद में घटित होती है उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये नियम क्यों आप भूल जाते हैं? तो हमने कहा सूर्य निकलने के बाद हम विद्यालय जाएंगे। हम विद्यालय जाएंगे की मीनिंग क्या हो जाएगी? हम ट्रांसलेट करिए, हम विद्यालय जाएंगे। तो आपने कहा इसको हम सबसे पहले बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वी, और वी के साथ में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की मीनिंग होती गो। तो वी गो, फिर क्या लगाएंगे? कहां? विद्यालय। तो वी गो टू द स्कूल, वी गो टू द स्कूल आफ्टर। अब हम बनाएंगे सूर्य निकलने के बाद। तो आफ्टर द सन राइज क्या होगा? आफ्टर द सन राइज होगा या विल हैव राइज हो, राइजन होगा। तो आपने कहा सर आफ्टर द सन विल हैव राइजन, क्या हो जाएगा? विल हैव राइजन हो जाएगा। इतना आप सभी लोगों को समझ में आया? मतलब हमने कहा था जो घटना बाद में घटित होगी उसको पहले हम ट्रांसलेट कर लेंगे किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जो घटना बाद में घटित, सॉरी गलत बोल रहे, वो बिफोर वाले का नियम है। आफ्टर वाले का नियम कहता है कि जो घटना बाद में घटित होगी उसको हम पहले ट्रांसलेट कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जो घटना पहले घटित हुई थी उसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। वो भी किसके बाद? आफ्टर के बाद में। किसके बाद में? आफ्टर के बाद में हम ट्रांसलेट करते हैं। आई होप सभी आज की आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी। आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और अच्छे से समझा होगा क्लास को कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हमने क्या बताया, जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो घटना पहले घटित होती है उसको पहले लिखा जाता है और जो बाद में घटित होती है उसको बाद में लिखा जाता है। लेकिन 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 जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे होंगे तब हम क्या करेंगे? तब बी फॉर के लिए अलग रूल होता है। वो कहता है सब्जेक्ट प्लस, यानी कि तब आप यूज करेंगे बी फॉर के पहले कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? तो बी फॉर के पहले आप सेंटेंस बनाएंगे जो घटना सबसे पहले घटित हो चुकी है उसको आप किसके पहले? बी फॉर के पहले बनाएंगे। और जो घटना बाद में घटित हुई है उसको आप बी फॉर के बाद में बनाएंगे। इतना समझ में आया? फिर हमने कहा कि जब आफ्टर वाले वाक्य मिलेंगे तब आप क्या करेंगे? तो आफ्टर के पहले कौन से सेंटेंस बनाएंगे? जो घटना बाद में घटित हुई उसको आप पहले ट्रांसलेट करेंगे और आफ्टर के बाद में जो घटना पहले घटित हुई थी उसको आप आफ्टर के बाद में ट्रांसलेट करते हैं। आई होप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल इतनी सी बात है। कितनी सी? बिल्कुल इतनी सी बात है। इतना आप लोग समझ गए? समझ गए? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। कल लेकर आते हैं स्टोरी, यानी कि उसमें हम देखेंगे जो स्टोरी हमारे पास लिखी होगी उस स्टोरी में क्या होगा। उस स्टोरी में हम प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक के जितने भी वाक्य होंगे वो वाक्य ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि इतना नोट कर लीजिए, हमने क्या बताया? हमने आप सभी लोगों को बताया कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग स्टोरी बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? स्टोरी बनाने वाले हैं कि स्टोरी कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात कि हम टेंस पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने प्रेजेंट से लेकर के, प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक पढ़ा। लेकिन इसके पहले हमने पास्ट भी तो पढ़ा। हालांकि पास्ट वाले टेंस हमने बाद में पढ़े थे, लेकिन पास्ट होता प्रेजेंट से पहले। पास्ट हमेशा प्रेजेंट से पहले होता है। इतना आप सभी लोगों ने पढ़ा। क्या हमने पढ़ा? पास्ट पढ़ा, प्रेजेंट पढ़ा, फ्यूचर पढ़ा।
इसके भी सभी टाइप हमने पढ़ लिए, और इसके भी हमने सभी टाइप पढ़ लिए, इसके भी हमने सभी टाइप पढ़ लिए। चारों टाइप हमने पढ़ लिए कि कैसे पहचानने का तरीका, क्या पहचानने का तरीका है, कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। और बाई रूल हमने एक या मैक्सिमम दो हमने एग्जाम्पल किए हैं कि एक रूल पर दो ही एग्जाम्पल हमने मैक्सिमम किए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्टोरी बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? पैसेज, स्टोरी जिसे आप कहते हैं, या फिर पैसेज। ये जो होते हैं, तो ये जो पैसेज होंगे, तो इनको जब हम बनवाएंगे तो क्या करेंगे, इनमें हम सभी प्रकार के टेंस, चाहे वो फ्यूचर का हो या फिर प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, किसी का भी टेंस हो वो हम इसमें बनाएंगे। किसमें? स्टोरी या पास्ट पैसेज में। फ्यूचर के भी सभी टाइप होंगे, प्रेजेंट के भी टाइप होंगे एंड पास्ट के भी टाइप होंगे। मैक्सिमम 2 से 3 स्टोरी बनाएंगे और सब में हम मिक्स करके टेंस लाएंगे कि कभी भी किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों के पास टेंस आएगा आप पहचान लेंगे और उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। इतना हमको आशा है आप लोगों से, और ये भी आशा है कि आप करेंगे भी। आप अपनी मेहनत पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। और ध्यान रखना, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके माँ बाप भी आपके बीच में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि भेदभाव सभी लोग करेंगे, वो चाहे आपकी माँ हो या फिर आपके बाप हो या फिर कोई फैमिली का परिवार सदस्य हो या फिर कोई अदर सदस्य हो समाज का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में साथियों। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।